प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन प्यारे साथियों डेली आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको टॉप 50 आपको जीके से मिलेगा, अर्थात जीके से, और टॉप 30 आपको जनरल साइंस से मिलेगा डेली। तो यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं साथियों, तो आप इस YouTube चैनल अर्थात अभिमन्यु जीएस से जुड़कर आप अपना परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा सूचना आपको ये दे दूं, यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर अभी जो बिहार दरोगा का वैकेंसी 1800 समथिंग पोस्ट पे आने वाला है और अभी जो एग्जाम चल रहा है 19,838 पोस्ट पे, या फिर अभी जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, या फिर अन्य कोई भी वनडे एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी जो पीटी होता है, यदि इस एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपनी परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। डेली आपको प्यारे साथियों इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का जो भी पीडीएफ होगी साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके वहां से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। यही सूचना था प्यारे साथियों। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को गौर से देखिए और पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम अर्थात एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधायिका अर्थात कानून की स्थापना हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। पहले बात तो प्यारे साथियों, ये जब भी चर्चा अभी हो रही है अंग्रेज के द्वारा लाए गए अधिनियम या फिर सुधार के बारे में होगी, क्योंकि अपना भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले जो भी भारत में कानून व्यवस्था बन रहा था वो अंग्रेजों के द्वारा ही बन रहा था। तो पूछा जा रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधायिका की स्थापना हुई थी? तो प्यारे साथियों याद रखना है, भारत में जो पहली बार विधायिका की स्थापना हुई है वो हुई है भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात 1861 के तहत। कुछ इस संदर्भ में हम बात कर लें। सबसे पहले प्यारे साथियों हम देखते हैं, एक था आपका सुधार में 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम। आपसे पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब लाया गया था? तो याद रखना 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लाया गया था। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। फिर ये जो लिखा हुआ है 1935 में प्यारे साथियों भारत शासन अधिनियम लाया गया था। और आपको याद होगा 4 चार्टर एक्ट था, एक 1793, उसके बाद 20-20 साल जोड़ते जाइएगा। पहला 1793 में, दूसरा 1813 में, फिर 20 साल जोड़िएगा तो 1833 में, और फिर 20 साल जोड़िएगा तो 1833, 43, 53 में। इसके बाद प्यारे साथियों फिर 20 साल के बाद आता, लेकिन इसी बीच में 1857 की भारत में क्रांति हो गई थी, इसीलिए चार्टर एक्ट की कुल संख्या 4 ही है। पहला चार्टर एक्ट 1793 में, फिर 1813 में, फिर तीसरा 1833 में, फिर 1853 में, और 1857 में भारत में आजादी के लिए मांग हुई थी, क्रांति हुई थी। तो कुल मिलाकर चार्टर एक्ट की संख्या 4। और याद रखना है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, और 1935 में भारत शासन अधिनियम। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना पॉइंट आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में प्यारे साथियों टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों, किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी? प्यारे साथियों जब भी इलाही धर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं, या फिर जहांगीर? प्यारे साथियों सबसे पहले ये जो बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर है, ये मुगल काल से आता है। किस काल से? मुगल काल से। मुगल काल की चर्चा करें प्यारे साथियों, तो मुगल काल सबसे पहले बाबर आया था, और इसकी चर्चा करें तो ये 1526 से लेके हम औरंगजेब तक लिखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, लेकिन इसके बाद भी बहादुर शाह जफर भी था। तो मुगल काल में प्यारे साथियों सबसे पहले आपका बाबर हो जाएगा, फिर आपका हुमायूं हो जाएगा, फिर आपका अकबर हो जाएगा, फिर आपका जहांगीर हो जाएगा, फिर आपका शाहजहां हो जाएगा, और सबसे लास्ट में औरंगजेब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु प्यारे साथियों 1707 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद भी और बहुत सारा है, लेकिन उतना याद मत रखिए। तो मुगल काल जो प्यारे साथियों है ये सल्तनत काल के बाद आया था। मुगल काल 1526 से लेकर मोटा मोटी 1707 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। और इन्हीं में से जो था प्यारे साथियों वो इलाही धर्म शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, वो अकबर था। कौन? अकबर था। बहुत ही होशियार टाइप का व्यक्ति था। तो क्वेश्चन आपका से पूछा जाएगा कि किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी, तो आपको बोलना है किस? अकबर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। प्यारे साथियों, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक थिंक टैंक की व्यवस्था की जाती है कि हमारा देश सुचारू रूप से किस प्रकार चलेगा। इसी के लिए प्यारे साथियों योजना आयोग का गठन किया गया था। और इस योजना आयोग का गठन जो किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों जस्ट अभी जो हुई थी, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बना था 2014 में, इस योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका? नीति आयोग का। और इस नीति आयोग का गठन प्यारे साथियों किया गया है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, क्योंकि मोदी जी का सरकार 2014 में बना था। उसके जस्ट 1 साल के बाद प्यारे साथियों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ या फिर स्थापना कब हुआ, तो बोलना है 15 मार्च 1950 को। फिर ये इसी योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। आप सुने होंगे एक पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना फिर योजना आयोग एक ही चीज है, क्योंकि इसमें जो भी निर्णय लिया जाता था या फिर सोचा जाता है देश के लिए 5 साल के लिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था प्यारे साथियों वो 1951 से लेके 5 साल जोड़िएगा तो 1956 चला। फिर 1956 से लेके 5 साल 1961 तक चला। फिर 61 से लेके 1961 से लेके कब तक? 66 तक चला। इसी प्रकार कुल मिला के प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजना जो था 2000 ये 12वीं, कहने का मतलब कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था और 2012 से लेकर 2017 तक आखिरी पंचवर्षीय योजना था। तो योजना आयोग से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है कि योजना आयोग का गठन जो हुआ है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था और योजना आयोग को बदल के नीति आयोग का गठन किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। कौन किया था? तो मोदी सरकार ने किया था। और योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। और 1950 में जो योजना आयोग का गठन किया गया था उस टाइम का प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950, उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। और अब भी जो वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी होंगे। तो याद रखना इतना बात कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग को हटा के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। कुल मिला के पंचवर्षीय योजना 12 तक चली, अर्थात टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बना 12 से लेकर 2017 तक। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। इसी प्रकार कुल मिला के आप 12 पंचवर्षीय योजना लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कौन? 15 मार्च 1950 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल की सबसे बड़ी स्थली कौन है? जो हड़प्पा काल है प्यारे साथियों उसमें कई स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, धौलागिरी हो या फिर राखीगढ़ी हो। तो इन सब में सबसे बड़ी स्थली किसका है? तो याद रखना है प्यारे साथियों सबसे बड़ी स्थली जो है वो राखीगढ़ी का है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? प्यारे साथियों ये राष्ट्रपति शासन जो होती है ये मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जो देश के लिए लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका राज्य के लिए होगा, राजकीय आपातकाल या फिर राज्य आपातकाल। ठीक। और तीसरा जो होता है प्यारे साथियों वो वित्तीय के लिए होती है, जब देश में पैसा या फिर राज्य में पैसा की समस्या होती है। याद रखना है 3 प्रकार का टोटल आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा सबसे पहले देश के लिए होगा तो 352 याद रखना है। इसमें 4 जोड़िएगा तो 356, इसमें 4 जोड़िएगा तो 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा, फिर राष्ट्र अर्थात देश से छोटा राज्य होगा 356 के तहत, और फिर पैसा की संबंधित जो भी समस्या देश में होती है तो उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो 360 में, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राजकीय या फिर राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन होता है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति शासन उसी को हम कहते हैं राज्य आपातकाल, अर्थात 356 वाला। मतलब राष्ट्रपति शासन किसी ना किसी राज्य में लगती है। बिहार में कुल मिला के 16 बार प्यारे साथियों ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसमें क्वेश्चन है इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? राष्ट्रपति शासन कहने वाले तरह से मेन राज्य के लिए चर्चा चलेगी। तो राज्य के लिए कौन सा हो जाएगा? 356 हो जाएगा, अर्थात आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल के, अर्थात जो चोल वंश है
चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज चोल प्रथम ने, राजा का नाम है राजराज चोल प्रथम ने, किस मंदिर का निर्माण कराया था? मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क मंदिर, या फिर कोणार्क शिव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, या फिर सोमनाथ मंदिर। तो प्यारे साथियों, चोल वंश में कई प्रसिद्ध राजा हुए थे, लेकिन उसमें जो सबसे प्रसिद्ध था उसका नाम था राजराज चोल प्रथम। और इनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था बृहदेश्वर मंदिर, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो बिहार ये बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल वंश के प्रसिद्ध शासक जो राजराज चोल प्रथम थे उनके द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस गढ़ा में या फिर किस गढ़ा के सबसे अधिक उपगढ़ा है? जब भी गढ़ा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आती है तो पहले आप देख लीजिए। गढ़ा के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों, गढ़ा की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और एक प्लूटो भी था जिसमें कुल मिला के 9 होती थी, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वो दूसरे कक्षा में भी परिभ्रमण करने लगता था। इसलिए वर्तमान में गढ़ा की कुल संख्या 8 है। बुध से शुरू होगा, वरुण तक जाएगा। बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण। ठीक। और प्यारे साथियों, जो सूर्य होते हैं, सूर्य भगवान अपना है, वो सूर्य एक तरह से बीच में है। और सूर्य से सबसे नजदीक वाला गढ़ा पूछे तो प्यारे साथियों याद रखना है बुध। और सूर्य से सबसे दूर वाला वरुण हो जाएगा आपका, अरुण, वरुण हो जाएगा। ठीक। और दूसरी हो गया। तीसरी बात, और सबसे गर्म गढ़ा प्यारे साथियों पूछे तो आपका शनि हो जाएगा। और सबसे ठंडा गढ़ा आपसे पूछे तो सबसे ठंडा गढ़ा आपका हो जाएगा अरुण हो जाएगा। ठीक। और लाल ग्रह के रूप में प्यारे साथियों मंगल ग्रह को जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है प्यारे साथियों उसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ठीक। उसके बाद प्यारे साथियों, जिस प्रकार अपना पृथ्वी का एक उपग्रह है उसका क्या नाम है? चंद्रमा है। और जो सूर्य है, यहाँ पे अपना पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछे प्यारे साथियों एग्जैक्ट जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी याद रखना साथियों 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इसी प्रकार लगभग सभी ग्रह का अपना अपना उपग्रह है। ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर वैसे शनि होगा। ठीक है। शनि का लगभग 100 से अधिक ज्ञात हो चुका है इसका उपग्रह है। और बृहस्पति का भी 95 है। लेकिन रियल में देखिएगा तो आंसर में जो होगा वो बृहस्पति होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक जो अभी एग्जाम हुआ था आरआरबी में उसमें शनि दिया है, तो आप शनि भी मार सकते हैं। यदि किसी ऑप्शन में दोनों दे तो आप शनि मारिए, यदि शनि नहीं रहे तो आप बृहस्पति मारिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रमाणिक तौर पे प्यारे साथियों अभी मिल चुका है, शनि का कितना उपग्रह है? 100 है, और बृहस्पति का 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी इसमें प्यारे साथियों क्वेश्चन के अलावा जो भी बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम जो होती है उसकी गणना कौन करता है? आरबीआई करेगा, या फिर एनएसएसओ करेगा, या फिर सीएसओ करेगा, या फिर नीति आयोग करेगा? ये क्वेश्चन अभी जो ये एग्जाम हुई है बिहार पुलिस में 19,838 पोस्ट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। पहले बात तो प्यारे साथियों आरबीआई है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है एनएसएसओ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्यारे साथियों है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है आपका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है आपका नीति आयोग, जिसका गठन अभी बताए थे 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो प्यारे साथियों जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो किसके तहत होती है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए। तो अब क्या हुआ प्यारे साथियों, ये जो एनएसएसओ है और सीएसओ हो, इस दोनों को मिला दिया गया। कहने का मतलब एनएसएसओ या फिर आपका जो सीएसओ है, इस दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया गया है। अर्थात एनएसओ कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑफिस हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस दोनों को मिला के एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के क्या बना दिया गया है? एनएसओ। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है एनएसओ करती है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सीएसओ होगा, क्योंकि एनएसएसओ के बाद सीएसओ बना था, लेकिन इस दोनों के बाद अभी जो बना है एनएसओ बना, तो इसका आंसर मेनली जो होगा एनएसओ होगा यदि ऑप्शन में होता तो, अदरवाइज नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सीएसओ। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप समझे होंगे। और ये जो आरबीआई एक तरह से बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। ठीक।
और एनएसओ का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जरूर आप याद रखिए। एनएसएसओ, ये एनएसओ क्या होता है, एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों मिलके क्या बन गया, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी ओ से ऑफिस, ठीक है, अर्थात कार्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है साथियों, मंगल पांडे जो है किस वर्ष सिपाही विद्रोह किया था। अभी पहला क्वेश्चन में जो चर्चा कर रहे थे, याद रखना इसी मंगल पांडे ने प्यारे साथियों भारत में 1857 की क्रांति हुआ था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। कहने का मतलब मंगल पांडे के द्वारा ही ये सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो न्याय है, स्वतंत्रता है या फिर समानता है और बंधुत्व है, ये किस से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, आयरिश संविधान से या फिर रूसी संविधान से। कहने का मतलब प्यारे साथियों अपना जो भी संविधान है, इस संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। तो जो 395 अनुच्छेद है प्यारे साथियों या फिर 22 भाग या फिर 12 अनुसूची है, इसमें जो भी शामिल किया गया है, इसमें कुछ ना कुछ भाग हर एक देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो उसी में जो अपना प्रस्तावना एक तरह से उसमें भी है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व, ये किस देश से लिया गया है आपको ये बताना है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो के अंत में ये भी बताइएगा प्यारे साथियों इस 50 क्वेश्चन में आपका आंसर कितना सही है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान, अर्थात जो अपना भारतीय संविधान में न्याय है, स्वतंत्रता है या फिर समानता है या फिर बंधुत्व है, ये शब्द जो लिए गए थे वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के न्यूक्लियस की खोज की थी। जो परमाणु होती है उस परमाणु के जो बीच में प्रोटॉन, पहले तो याद रखना बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे चक्कर काटते रहता है कक्षा में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, याद रखना है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखना है इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन, ये प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया साथियों, जेम्स चैडविक ने किया था। लेकिन क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के न्यूक्लियस का खोज किया था। तो याद रखना है साथियों, न्यूक्लियस का खोज करने वाला व्यक्ति जो था वो रदरफोर्ड था। कौन था, रदरफोर्ड। और ये जो बोहर है अर्थात नील्स बोर है, इन्हीं के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया है। क्या दिया गया, परमाणु मॉडल, याद रखना है। और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज और न्यूटन के द्वारा प्यारे साथियों गति का नियम दिया गया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय, तृतीय। तो उम्मीद करते प्यारे साथियों क्वेश्चन इसको समझे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था, लेकिन कहाँ किया गया था, जर्मनी में, जापान में, सिंगापुर में या फिर रंगून में। उस टाइम प्यारे साथियों रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करता था। अभी म्यांमार की राजधानी क्या है साथियों, जरूर आंसर में बताइएगा। अभी से पहले उसका राजधानी बर्मा था, आंसर जरूर आप बताइएगा। तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है। अभी वर्तमान में प्यारे साथियों भारत में कुल मिला के 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है 2019 के बाद। ठीक, तो ये 28 राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, तमिलनाडु, केरल, असम या फिर गोवा। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग केरल की राजधानी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्लैक होल की खोज किसने किया था, स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टीन, जॉन मिशेल या फिर न्यूटन। तो याद रखना साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्लैक होल की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था जॉन मिशेल। कौन था, जॉन मिशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस पंचवर्षीय योजना, अभी जस्ट चर्चा किए थे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ है प्यारे साथियों 1951 से 1956 में, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में से 1956 के बीच चला था। तो कुल मिला के 12 पंचवर्षीय अर्थात 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इस 12 पंचवर्षीय योजना में ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी, कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, जरूर आंसर में बताइए। याद रखना है प्यारे साथियों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था अर्थात 1951 से 56 से आपका हो जाएगा 61 और 1961 जो 66 वाला था 1966, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था
इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और याद रखना है इस हरित क्रांति का जो नेतृत्व किया था प्यारे साथियों, उसका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम था? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री जी ने किए थे? वो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन से पंचायती राज या फिर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो याद रखना है प्यारे साथियों, जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन इसके जस्ट 2 साल के बाद 1978 में हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन प्यारे साथियों 1992 में हुआ था, और 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ था। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें आपातकाल से संबंधित कुछ नियम को जोड़े गए थे, और 1978 में भी इसी से संबंधित था, लेकिन 1992 में जो हुआ है 73वां संविधान संशोधन, इसी में प्यारे साथियों ये पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन में है पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक दर्जा मिला प्यारे साथियों वो मिला था 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित हड्डियां किस प्रकार की होती है? पहले तो प्यारे साथियों अपना जो मानव है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की हड्डी होती है, और ये जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटा हड्डी जो होता है कान में पाई जाती है, जिसका क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन अनियमित हड्डी जो होती है वो किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन में ये है। तो याद रखना है साथियों, अनियमित हड्डी जो होती है वो असमान आकार की होती है। कैसी होती है? असमान आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन आप करके जाइएगा, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, अर्थात भारत में अंग्रेज आया था, बहुत आया था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता को लाठी लगी थी? कहने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन एक कानून लाया गया था कह सकते हैं, और उस कानून का विरोध भारतीय नेता ने किया था। तो अंग्रेज ने क्या किया था, इस नेता को पीट पीट के मार दिया गया था। तो वो कौन सा नेता था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर मोतीलाल नेहरू? तो प्यारे साथियों साइमन कमीशन के विरोध में ये लाला लाजपत राय थे, जिनको मार मार के क्या किया गया था, मार दिया गया था लाठी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है प्यारे साथियों। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई है वो 1914 में हुई है, और खत्म कब हुआ? 1918 में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध प्यारे साथियों शुरू हुआ 1939 में, लेकिन 1945 में खत्म हो गया। इसके बाद प्यारे साथियों फिर चला था 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत 1914 से 1918 के बीच चला, अर्थात कुल मिला के 4 साल, और द्वितीय विश्व युद्ध है 6 साल चला, और शीत युद्ध चला 46 साल चला दोनों। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखना है प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई है वो 28 जून को 1914 को हुई, और खत्म 1918 को हो गई। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी इसका तत्कालिक कारण था, एक राजा था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम था? आर्क, याद रखना है साथियों, उसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, याद रखना है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था, ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, और इसको मार दिया गया था। साराजेवो की राजधानी बोस्निया की राजधानी साराजेवो था, उसी साराजेवो में ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मार दिया गया था। उसके बाद ये युद्ध शुरू हो गई थी, और सबसे पहले जर्मनी जो है रूस और फ्रांस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 और फिर 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा किया, और इसी से पूरा विश्व में युद्ध की माहौल बन गया, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गई और 1918 में खत्म हो गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो है प्यारे साथियों वो 28 जून 1919 को वर्साई के संधि के तहत खत्म हो गया था। इसके बाद फिर 1920 में लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। लीग ऑफ नेशन की इसलिए स्थापना हुआ था कि इस प्रकार का जो विध्वंसक युद्ध हुआ है, इस प्रकार का युद्ध कभी भी फ्यूचर भविष्य में ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अंतोगत्वा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 को, और खत्म हो गया 1945 को। 1945 में प्यारे साथियों थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, बहुत सारा लिखा होगा, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों तो 1945 में यूं ही युद्ध खत्म नहीं हो गया था। एक अमेरिका का बंदरगाह था, नौसैनिक बंदरगाह, जिसका नाम था पर्ल हार्बर बंदरगाह। इस पे किया गया था कि 7 दिसंबर 1941 को जापान के द्वारा बेवजह इस पे बम गिरा के इसको पूरा नस्तो नाबूद कर दिया गया था। क्या चीज को? पर्ल हार्बर। किसका बंदरगाह था? अमेरिका का था।
इसको नस्तो नाबूद कर दिया गया था। फिर अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 एक दिन के बाद युद्ध की घोषणा कर दिया। फिर अमेरिका वाला 2-3 साल तक चुप रहा। उसके बाद 6 अगस्त 1945 को, कब 6 अगस्त 1945, फिर 9 अगस्त 1945 को जापान पे परमाणु बम गिरा के द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म कर दिया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत प्यारे साथियों कब होगी? इसका आंसर तो आप भी बता सकते हो, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है प्यारे साथियों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। इस 22 भाग में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो कुल मिला के 22 भाग में प्यारे साथियों जो पहला ऑप्शन है भाग 1, याद रखना भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 2 जो होगा उसमें नागरिकता की चर्चा की गई है, और भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है, और भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत की चर्चा, और भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है। इसी भाग 5 में संघ में प्यारे साथियों आपका आ जाएगा न्यायपालिका, इसी भाग 5 में न्यायपालिका की चर्चा की गई है। और भाग 9 में जो हो जाएगा प्यारे साथियों ये नगर पंचायत, नगर निगम या फिर सहकारी समिति से संबंधित है। तो इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखना है प्यारे साथियों स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? सबसे पहले प्यारे साथियों थोड़ी सी जान ले, विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी हो या फिर विटामिन डी हो। तो विटामिन ए की कमी से प्यारे साथियों आपका रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से प्यारे साथियों रिकेटस होता है। ठीक, और यदि विटामिन के की कमी होगा तो रक्तस्राव ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस जो भी विटामिन है इसका थोड़ा सा हम जान ले, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना विटामिन ए जो प्यारे साथियों हो जाएगा उसको कहते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, और विटामिन के को प्यारे साथियों कहते हैं फिलोक्विनोन। तो याद रखना है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, और विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन, अर्थात फिलोक्विनोन के तक हो गई। तो पूछ रहा है तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो बताइए आप लोग आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। विटामिन सी डी के सारा लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? प्यारे साथियों जो सुप्रीम कोर्ट में है उसमें अभी व्यवस्था चल रहा है 33+1 का। कहने का मतलब एक जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश, और जो 33 होगा वो न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की, उसे याद रखना है प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 जनवरी 1950 को। कब हुई है? 28 जनवरी 1950 को। अपना देश कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत में जो संविधान है वो लागू कब हुआ? तो याद रखना है प्यारे साथियों 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से प्यारे साथियों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आपसे आंशिक पूछे तो 26 नवंबर बोलना है, लेकिन पूर्ण रूप से या फिर सीधे पूछे संविधान लागू कब हुआ तो बोलना है आपको 26 जनवरी 1950 को। तो जो ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसमें जरूर कोई ना कोई मुख्य न्यायाधीश होगा। तो उस मुख्य न्यायाधीश का नाम था प्यारे साथियों क्या चीज? 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए। तो याद रखना उसका नाम था हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? याद रखना है प्यारे साथियों ये मौलिक कर्तव्य है, ये लिया गया है रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से। और एक है मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगी। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, और सॉरी हाँ सही है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार के बारे में जो भी प्रावधान भारत के संविधान में वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है? याद रखना है प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अभी जस्ट हम चर्चा किए थे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है, जरूर आप कमेंट में आंसर छोड़ते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कुल मिला के प्यारे साथियों जो अपना भारत है इसमें इधर से देखिएगा तो जितनी भी तटीय भाग होगी अर्थात समुद्र से लगेगी, इधर जितनी भी कुल मिला के 5, इधर 4,
कहने का मतलब कुल मिला के 9 ऐसा राज्य है जिसका तट या फिर सीमा जल से लगता है अर्थात समुद्र से लगता है। एक और अरब सागर से, एक और बंगाल की खाड़ी से, और सबसे लास्ट में इधर हिंद महासागर से। जैसे आपका नीचे सबसे नीचे हो जाएगा केरल, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, सॉरी यहाँ लेते हैं, सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 4+5 या फिर 5+4 टोटल 9 ऐसा राज्य है, कह सकते हैं 9 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा या फिर तट समुद्र से लगती है और यहीं पे बंदरगाह का निर्माण किया गया है। हर एक राज्य में बंदरगाह लगभग है जो सीमा जिससे समुद्र से लगती है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सबसे बड़ा है? तो याद रखना है प्यारे साथियों, वो पारादीप है। और ये बंदरगाह कहाँ है? याद रखना है ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। चेन्नई, मुंबई, कोचीन आप समझते होंगे, ठीक है। कोचीन कहाँ होगा प्यारे साथियों? याद रखना है कोचीन, कोसे केरल। कहाँ पे? कोरल। मुंबई कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और चेन्नई कहाँ होगा प्यारे साथियों? तमिलनाडु में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी जो आती है या फिर सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? जापानी, अंग्रेजी, स्पेनिश या फिर लैटिन? तो याद रखना साथियों, जो सुनामी शब्द है वो लिया गया है जापानी से, अर्थात जापानी एक शब्द है जिसका नाम है सुनामी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अभी बताए थे नीति आयोग का स्थापना जो हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है और इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के तौर पर भी मोदी अर्थात प्रधानमंत्री जी हैं। और जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। अब भी 2025 में भी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन 2015 में जो उपाध्यक्ष थे उस व्यक्ति का क्या नाम था? याद रखना है प्यारे साथियों, उस व्यक्ति का नाम था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा में? तो याद रखना साथियों, भेड़ाघाट जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बारामती नदी का उदाहरण कौन सा है? कहने मतलब ऐसा कौन सा नदी है जिसमें बारियों वर्ष एक तरह से कह सकते हैं पानी रहता है? गोमती, साबरमती, गंगा या फिर माही? यही माही नदी है प्यारे साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आंसर में आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो क्वेश्चन है वो बताइए, बारामती नदी का उदाहरण कौन सा होगा? तो याद रखना है प्यारे साथियों, बारामती नदी जो होता है वो गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? याद रखना है प्यारे साथियों, जो विटामिन है 2 प्रकार का होता है एक तरह से। एक जल में घुलनशील है, जल में घुलेगा, एक जल में नहीं घुलेगा। तो याद रखना है साथियों, जल में जो घुलनशील विटामिन है, कहने का मतलब जो एक विटामिन होता है जो जल में घुलेगा और एक विटामिन होता है जो जल में नहीं घुलेगा। अर्थात जो जल में नहीं घुलेगा वो किस में घुलेगा? याद रखना, वो वसा में घुलेगा। किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। एक याद रखना है ADEK। कहने मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये जल में नहीं घुलता है, याद रखना है। इसके अलावा जो भी विटामिन होगा वो जल में घुलेगा 110%। तो ADEK, ए बी दोनों बी है, DEK क्वेश्चन क्या है? जल में नहीं घुलता है, ठीक है। जल में कौन नहीं घुलेगा? ADEK, इसमें ऑप्शन में ए है, यही जल में नहीं घुलेगा। उसके बाद CO, BO इस सब जल में घुलेगा। तो याद रखना इतना कि जल में जो कौन कौन विटामिन नहीं घुलता है, ADEK। इसके अलावा जो भी विटामिन होगा वो जल में घुलेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था? पहले बात तो याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्यारे साथियों ये ब्रिटेन का कंपनी है और ब्रिटेन में इसकी स्थापना 1600 में हुआ था। और ये जो कंपनी है ये भारत में 1608 ईस्वी में आया था व्यापार करने के लिए। और 1608 में उस टाइम प्यारे साथियों जहांगीर के शासन चल रहा था। तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले 1608 ईस्वी में ब्रिटेन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आया था और इसी जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किस मुगल शासन के काल में आया था? तो जहांगीर के शासन काल में आया था। और सबसे पहले यदि कार्य की बात करें, मतलब बाबर कब से कब भारत में एक तरह से राज किया था, अभी देखे भी थे 1526 से लेकर कब तक? 1530 तक। बाबर के बाद हुमायूं आया था, वो कब? 1530 से लेके 1556 तक। उसके बाद बाबर, हुमायूं हो गया, हुमायूं के बाद ये अकबर आया था। अकबर प्यारे साथियों 1556 से लेके कब तक? 1605 तक। फिर अकबर के बाद जहांगीर 1605 से लेके 1627
फिर 1627 से लेके 1657, फिर 1657 नहीं, एक साल हट जाएगा, 58 से लेके 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 30, बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 56, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और सबसे लास्ट में औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। तो किस ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था उस समय कौन सा मुगल शासन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? याद रखना है, मिसाइल मैन के नाम से अग्नि हो या फिर त्रिशूल हो, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही गजब व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें कुछ और ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहले जो सीवी रमन है प्यारे साथियों, ये भौतिक में अर्थात फिजिक्स में एक तरह से साइंटिस्ट थे। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद बच गया एक विक्रम साराभाई, एक होमी भाभा, ये होमी जहांगीर भाभा इसका पूरा नाम है। तो जो प्यारे साथियों ये होमी भाभा है, ये परमाणु जो अपना कार्यक्रम चल रहा था उसका एक तरह से जनक माना जाता है। कहने के मतलब कह सकते हैं ये भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक के रूप में होमी भाभा को जाना जाता है। भारतीय क्या चीज याद रखना, लिख देते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं? होमी भाभा। और जो अंतरिक्ष है अपना अर्थात इसरो है, इसरो को बनाने में या फिर अंतरिक्ष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज को जुटाना था उसमें इस विक्रम साराभाई का अहम रोल है। तो भी इसीलिए विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता या फिर जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता के रूप में विक्रम साराभाई को, और भारतीय परमाणु ऊर्जा संरक्षण या फिर ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को, और फिर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और सीवी रमन कौन थे? ये व्यक्ति थे जो फिजिक्स में कुछ कुछ बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पशुपालक राज्य कौन सा है? कहने का मतलब भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पशुपालक बहुत वृहत रूप में होती है? तो याद रखना है प्यारे साथियों, वो आपका है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी प्यारे साथियों जयपुर। और याद रख, क्वेश्चन एक आपसे पूछते हैं कि गुलाबी शहर के नाम से कौन सा राज्य या फिर राज्य जाना जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर घोषित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, असम और मेघालय। तो याद रखना है साथियों, विश्व धरोहर जो घोषित किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, वो कहाँ पे है? असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खगोलीय पिंड को लघु ग्रह कहा जाता है? लघु ग्रह को अर्थात किस खगोलीय पिंड को लघु ग्रह कहा जाता है? उल्का को, धूमकेतु को, क्षुद्र ग्रह या फिर उपग्रह को? इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? याद रखना है 2800 राज्य में प्यारे साथियों उच्चतम घनत्व मतलब कम जगह पे अधिक से अधिक लोग रहने वाला जो राज्य है वो बिहार है। 1 किलोमीटर में प्यारे साथियों 1106 व्यक्ति रहता है, सोचिए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI जारी करने वाला संस्था कौन सा है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकली एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस चारों में से ऐसा कौन सा संस्था है जो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है? तो याद रखना है प्यारे साथियों UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गति जो होती है वो सिर के चारों ओर किस प्रकार की गति होती है? सरल रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त या वृत्त? तो याद रखना है पृथ्वी की जो गति होती है सूर्य के चारों ओर वो होती है दीर्घवृत्त अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पुतनिक 1 या फिर स्पुतनिक फर्स्ट किस देश द्वारा छोड़ा गया था? तो याद रखना है वो सोवियत संघ। सोवियत संघ कहने का मतलब प्यारे साथियों USSR। ये 1991 से पहले जो अभी रूस दिख रहा है उससे पहले USSR के नाम से जाना जाता था। और अमेरिका के द्वारा या फिर कह सकते हैं 1945 से लेके 1991 तक जो युद्ध चला था शीत युद्ध, ये USSR को कुल मिला के 15 देश में तोड़ दिया गया था और इसी के कारण शीत युद्ध खत्म हो गया था। तो सोवियत संघ के नाम से USSR जाना जाता है।
और इसी सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर के तहत स्पुतनिक 1 को छोड़ा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो बोलना है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, इसमें जो भी आंदोलन है लगभग महात्मा गांधी से संबंधित है। याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और जो मरे थे वो 30 जनवरी या फिर मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 को। और 1915 में ये कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उसके बाद कई महत्वपूर्ण क्रांति किए थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसमें कुछ और पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। और सबसे पहले जो थे ये 1917 में लगभग चंपारण आंदोलन किए थे। उसके बाद फिर असहयोग, सविनय, अगस्त क्रांति और स्वदेशी आंदोलन भी किए थे। तो सब कब कब हुआ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लगभग ये स्वदेशी आंदोलन जो है प्यारे साथियों ये 1905 के आसपास हुआ था। और अगस्त क्रांति जो है प्यारे साथियों, अगस्त क्रांति हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसी से संबंधित है। और असहयोग आंदोलन जो है प्यारे साथियों वो ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके 10 साल के बाद 1930 में हुआ था। और सबसे लास्ट में जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या फिर मरो का। तो इसमें कई प्रश्न है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगस्त क्रांति यही 1942 में। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर? तो याद रखना है साथियों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको आप याद कर लीजिएगा। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। एक आपके लिए छोड़ देते, जरूर आप कमेंट में बताइएगा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 8वीं अनुसूची में अभी चर्चा किए थे, भारत में कुल मिला के 12 अनुसूची है। इसमें जो प्यारे साथियों 8 नंबर का अनुसूची है उसमें चर्चा किया गया है भाषा का, और इसमें कुल मिला के कितना भाषा है? 22 भाषा है। ठीक, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह ये भी देखे थे, कौन? बुध हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में ये कमेंट में आप लोग बताइएगा ये क्या सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर खनिज? तो याद रखना जो नेशनल इनकम है उसका प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का वो किस प्रकार का मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय, कहने मतलब एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप जा सकता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक या फिर बैलिस्टिक? तो याद रखना साथियों ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। ये सुपरसोनिक सबसोनिक क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्यारे साथियों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुकी है, एक देश एक चुनाव का विचार सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? तो याद रखना है एक देश एक चुनाव का विचार पहली बार जो प्रस्तुत किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो प्यारे साथियों सबसे पुरानी वनस्पति जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, और कोलकाता किसकी राजधानी है? आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करती है? ये जस्ट हम देखे थे कुछ देर पहले। तो 352 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं आपातकाल की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया था? प्यारे साथियों एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश, इसमें कई शासक हुए थे। ठीक है, इस नंद वंश के जो अंतिम शासक था उसको किसने हराया था? तो प्यारे साथियों पहले तो आप ये जान लीजिए नंद वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। इस घनानंद को प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य के सहायता से। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से घनानंद को हराया था। और इसी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हरा दिया था, उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किस वंश का? मौर्य वंश का। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
तो साथियों इस वीडियो में बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ आप लोग के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करके इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो जरूर आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन, यदि एक प्रश्न में हम जरूर 5 से 6 पॉइंट बताएं, यदि 5 पॉइंट से गुना कीजिएगा तो कुल मिला के 250 से 300 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो साथियों जरूर डेली इस YouTube चैनल पे आपको 50 प्रश्न या फिर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको जरूर अपना किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल से जरूर जुड़ जाइए 110%। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।